जो भी कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 मेंस लिखने की तैयारी कर रहे हैं और द कैंडिडेट्स हु आर planning or preparing for 2026 UPSC examination, this session is for both of them. I want to talk about answer writing in this session out of both first hand experience and also experience as a teacher who has been preparing students for the last 8-9 years कि एग्जैक्टली आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्यों फेस करते हैं, क्यों आंसर राइटिंग इतना बड़ा बबल बन चुका है, इतना बड़ा हवा बन चुका है. आपने 12th फेल देखी होगी. इन दैट मूवी इट इज़ वेरी क्लियरली शोन दैट दैट स्टूडेंट कीप्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर मल्टीपल ईयर्स, लेकिन उन मल्टीपल ईयर्स में उसको कोई नहीं बताता कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है. और एक छोटा सा ग्लिम्स उसको मिलता है एक आईएएस ऑफिसर के थ्रू, और उस ग्लिम्स से उसको समझ आ जाता है कि आंसर राइटिंग में ये करना था, ये जो मैं नहीं कर रहा था, और जो मैं कर रहा था वो नहीं करना था. आई वॉज रीडिंग अ लॉट बट आई वॉज राइटिंग वेरी लिटिल. बट द क्वेश्चन डजंट एंड देयर. आपने अभी 12th फेल ऑलमोस्ट सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स देख चुके हैं, बट इवन देन ये सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स 12th फेल देखने के बाद भी आंसर राइटिंग को पिकअप नहीं कर पा रहे हैं. इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू गिव यू अ मोर यूजफुल, मोर कॉन्क्रीट, मोर डिटेल्ड solution to this problem of why are you not able to pick up answer writing and why are you not good enough at answer writing. क्या है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आंसर राइटिंग अभी भी एक गले की हड्डी बन चुका है आपकी. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट. अब सबसे पहले तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, एंड आई एम going to be very honest with you. I will tell you what my assumption is. My assumption is that you are scared of answer writing. If you believe it or not doesn't matter, you are scared of answer writing, and that is the specific reason that you are not good at answer writing. आंसर राइटिंग में खराब होने का बस एक ही रीजन है, दैट यू आर स्केर्ड ऑफ इट, और कोई रीजन नहीं है. एवरी स्टूडेंट आउट देयर जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश खराब हो, डजेंट मैटर, जो आंसर राइटिंग से डरना बंद कर देता है वो आंसर राइटिंग में अच्छा हो जाता है. सो द रीजन दैट यू आर bad at answer writing is just because you're scared of answer writing. But the question here is again, क्यों डर लगता है आंसर राइटिंग से इतना, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे पता लगता है कि क्या तुम्हें आंसर राइटिंग से डर लगता है. बहुत ब्रीफली इसको टच करते हैं. सबसे पहले, क्या तुम हर हफ्ते, एवरी वीक, एवरी सैटरडे और एवरी संडे आर यू राइटिंग एन एंटायर पेपर? क्या तुम एक पूरा पेपर या एटलीस्ट 1 घंटे से 2 घंटे बैठ के आंसर राइटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, that directly means, now this is based upon my experience, so this is an experiential outcome. This simply means that you're yet to get unscared of answer writing. You're still scared of answer writing. इसी की वजह से, just because of this reason, you're not picking up answer writing every week. अब हर हफ्ते एक क्वेश्चन का आंसर लिख देना या हर दिन एक क्वेश्चन का आंसर लिख देना इज नॉट द सोल्यूशन. ये मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मैं हर हफ्ते तो नहीं लिखता, बट एवरी डे आई राइट 2 आंसर्स. even then it means that you're scared of answer writing. That is why you're not willing to go deeper into answer writing. आप आंसर राइटिंग की डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हो, इसीलिए उसको ऊपर से टच करते हो, वापस आ जाते हो. 2 आंसर लिखे, थोड़ा सा टच किया, डर लगना शुरू हुआ, वापस आगे छोड़ दिया. That is what a lot of students, lot of aspirants, lot of candidates are still doing. And it directly and simply means that you're scared of answer writing. That is why you are not willing to go in deeper into it. You're not willing to find out your own weaknesses about answer writing. You're still waiting for something to happen. You're still waiting for some kind of चमत्कार to take place जिससे कि पूरा 1 घंटा, पूरे 2 घंटे, पूरे 3 घंटे आंसर राइटिंग कर सको. बट द रियलिटी इसकी वो चमत्कार होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो चमत्कार तभी होगा जब 2-3 घंटे बैठ के लिखोगे. ओके, देयर इज नो अदर वे. एंड अनदर मेजर क्यू दैट टेल्स अस कि आप अपने ही आंसर राइटिंग के प्रोसेस से डरे हुए हो इज इफ यू आर नॉट रीडिंग योर ओन आंसर्स. खुद अपने आप से पूछो. यू कांट रेज योर हैंड्स राइट नाउ बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, बट खुद अपने आप से पूछो, हाउ मेनी ऑफ यू read your own answers whenever you write them?
लिखने के बाद कितने लोग पूरा अपना आंसर या अपने सारे आंसर्स बैठ के पढ़ते हैं? बहुत कम लोग ऐसे निकलेंगे जो एक्चुअली 3 घंटे का आंसर राइटिंग सेशन करते हैं और फिर 3 घंटे उसको पढ़ते हैं. Anybody hardly does it. But it simply means, and it's a direct proof, that you're still scared of answer writing. डरे हुए हो आंसर राइटिंग से, इसी की वजह से अपने आंसर्स पढ़ने से कतरा रहे हो. बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू सी योर सेल्फ थ्रू दोज आंसर्स कि यार मैं इतना बुरा लिखता हूँ, इतना बुरा तो शायद नहीं लिखता था. यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव दैट, यू डोंट वॉन्ट टू सी दैट रिफ्लेक्शन ऑफ यू इन दोज आंसर्स. इसीलिए आप उसको साइड में रख देते हो. लिख दिया काम पूरा हो गया, साइड में रखते हैं, नेक्स्ट पकड़ते हैं, क्योंकि ये देख लिए तो पता लग जाएगा कि मैं आंसर राइटिंग में कितना बुरा हूं. इट सिंपली मीन्स दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ आंसर राइटिंग. डरे हुए हो उस रिफ्लेक्शन से, उस रियलिटी से, इसलिए उसको देखना नहीं चाह रहे हो. दैट इज वाई यू आर इग्नोरिंग इट, दैट इज वाई यू आर कीपिंग इट असाइड, कि इसको साइड में रखते हैं, देख लिया तो पता लग जाएगा कि मैं कितना बुरा हूं आंसर राइटिंग में. So if you fall in any of these 3 categories, या तो हर हफ्ते if you're not writing answers, detailed, comprehensive 2 hour, 3 hour paper, not 1 or 2 answers. If you're not writing a complete comprehensive paper every week, then you're scared of answer writing. If you're not reading your own answers, then you're scared of answer writing. If you're not writing complete papers, you're writing only 2-3 answers in one go, then also it means that you're scared of answer writing. अब सोल्यूशन क्या है? अब हमें समझ आ गया कि हम डरे हुए हैं आंसर राइटिंग से या नहीं डरे हुए हैं, ये तो समझ आ गया. बट इस डर से निकलना कैसे है? इसके 2 मेजर तरीके हैं और बहुत सिंपल तरीके हैं. देखो, आंसर राइटिंग का हाइप ज़्यादा बड़ा है, बट आंसर राइटिंग एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत छोटी है. बट प्रॉब्लम इतनी सिंपल है, इसलिए उसको सॉल्व लोग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारी आदत होती है हर प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिफाई कर देना. यहाँ पर भी हम लोग आंसर राइटिंग जैसी सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिफाई कर दे रहे हैं. बट द आंसर इज एक्चुअली वेरी सिंपल, द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल. नंबर 1, सबसे पहली प्रॉब्लम है, अगर फियर रिमूव करना है तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको टैकल करनी है, दैट इज टू रिमूव द स्किल प्रॉब्लम. आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है. आंसर राइटिंग की एक स्किल होती है जो 12th फेल में भी दिखाया था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, जिससे लेमैन को भी समझ आ जाए. बट लेट्स गो लिटिल डीपर इनटू इट कि स्किल का मतलब क्या है. व्हाट डज इट मीन व्हेन एनीबॉडी सेज आंसर राइटिंग इज अ स्किल? बहुत बड़ा शब्द हो गया, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. अब जब हम स्किल की बात करते हैं, कोई भी जो एक स्किल होती है वो तभी क्रिएट होती है जब आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लेते हो. लेट्स से कोई बंदा ड्रम्स बजाता है, तो उसने एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम बना लिया है ड्रम्स बजाने का. उसको थ्योरी पता है ड्रम्स बजाने की, और उस थ्योरी, उस लर्निंग, उस नॉलेज के बेसिस पे उसने एक स्किल डेवलप कर ली कि मैं इस तरह से ड्रम्स बजा सकता हूँ. ऐसे कोई बंदा गिटार बजाता है, कोई बंदा जिम करता है, तो उसमें स्किल डेवलप होने का मतलब होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में. एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या मल्टीपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आपने बनाए अपने दिमाग में, और उन प्रोसीजर्स को फॉलो कर करके आप उस प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते हो. जो स्टूडेंट जिम करते होंगे उनको आइडिया होगा, फर्स्ट डे पे जाके डेडलिफ्ट करोगे और 100 किलो उठाओगे तो कमर खराब हो जानी है. अब आप स्किल कैसे डेवलप करोगे? आपको आपके ट्रेनर ने बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाते हैं इसमें, अगर इसको एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप पहले 20 किलो उठाइए, फिर 30 किलो उठाइए, धीरे धीरे वेट बढ़ाइए. वेट बढ़ाने के साथ साथ आपको बताएगा आपका करेक्ट पोस्चर क्या है, उस पोस्चर को मेंटेन करिए. फिर आपको किस तरह से उठाना है, कितने रेप्स में उठाना है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और कुछ नहीं है. ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के पार्ट्स हैं. इन सबको मिक्स करके आपने सीखना शुरू किया कि मुझे डेडलिफ्ट किस तरह से करना है. और जब वो धीरे धीरे आने लगा तो तुम्हारी स्किल डेवलप होने लगी. अब वो स्किल तभी तक काम करेगी जब तक वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करोगे. जैसे ही तुमने पोस्चर खराब किया, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर ब्रेक किया, आपकी कमर गई. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आंसर राइटिंग के फियर को ओवरकम करने का, वो है कि आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप करना है. और आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप करने का क्या मतलब है कि आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाना है, एंड यूजिंग दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यू स्टार्ट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू.
कहीं कहीं पर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फेल भी करेगा, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में काम करेगा, बट धीरे 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 रियलाइज होगा कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये एसओपी काम कर रहा है। और जहां पर काम नहीं कर रहा है, देर विल बी सम एक्सेप्शंस, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, जहां पर काम नहीं कर रहा है वहां पर मेरा दिमाग मुझे इमीडिएटली बता देता है दैट दिस एसओपी माइट फेल इन दिस क्वेश्चन, सो इस एसओपी को यूज ना करके कुछ और यूज करते हैं। योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अनदर एसओपी, अ थर्ड एसओपी, अ फोर्थ एसओपी। तो वो अब चूज करने लगेगा 1 2 3 4, ये 5 एसओपीज हैं, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो। नॉर्मली इतने सारे एसओपीज जरूरत नहीं पड़ती है, 1 और 2 एसओपीज वर्क वंडर्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग, कि एक या दो एसओपी आंसर राइटिंग के बना लोगे, दे विल वर्क फॉर यू, उनसे आपका काम चल जाएगा, आपकी रैंक भी आ जाएगी और अच्छी रैंक आ जाएगी। ऐसे नहीं कि टॉप 100 में नहीं आएगी, टॉप 100 में, टॉप 50 में आ सकती है अगर ये एसओपी ढंग से फॉलो करोगे तो। अभी एसओपी क्या है, एसओपी को समझ लेते हैं। ये एसओपी अगर आपने समझ लिया और हर आंसर में ये एसओपी अप्लाई करना शुरू कर दिया, within 2-3 months you will start realizing that your brain is now automatically using this SOP only। वो जैसे ही क्वेश्चन देखता है ये एसओपी अप्लाई करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। यू डोंट इवन हैव टू थिंक, मसल मेमोरी बन गया। Step 1 is to, as soon as you look at the question, you simplify the question. You do not stick with the question anymore। आपने क्वेश्चन पढ़ा, 3-4 लाइन का है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, या फिर तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप थोड़ी देर के बाद, as soon as you're done with your step 1, that question is irrelevant for you। आपने उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपने शब्दों में एक और क्वेश्चन बना लिया। नाउ it is not a complex process and it is not a long process, it's a very very simple process। 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है once you get used to it। शुरू में 2-3 मिनट लगेंगे, बट धीरे धीरे आदत लग जाएगी। एग्जैक्टली ये सिंप्लीफाई का प्रोसेस क्या है। सो ये एसओपी 1 हो गया, एसओपी का पार्ट 1, स्टेप 1, जहां पे हम क्वेश्चन को देखते ही उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से सिंप्लीफिकेशन? सबसे पहले यू पिक आउट द कीवर्ड्स। हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तुम्हारा पहला काम है उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन कर लेना। 10 सेकंड लगे, 10, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपने ये नहीं देखा कि मुझे आता है नहीं आता है, भाड़ में जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे अभी बस कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, तो मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैंने ब्लू इकोनॉमी कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आता है नहीं आता है, डजंट मैटर, लेट्स नॉट जज माई सेल्फ। मैं बस कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं अभी और मार्क कर रहा हूं, ब्लू इकोनॉमी इज द कीवर्ड, मैंने मार्क कर लिया। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेप 1 इज, सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, मार्क किए। सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कन्वर्ट द कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स इनटू सिंपल सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चंस में नॉर्मली सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है क्वेश्चन के अंदर ही, तो आपको समझ नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है सवाल, ये सवाल एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है, बट आपको करना क्या है। दिस इज वेयर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कम इन हैंडी एंड दे आर एक्चुअली वंडरफुल। मैंने एक नया कोर्स निकाला है एनसीईआरटी का, इकोनॉमी का, वहां जब मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को दिए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार एनसीईआरटी में एक्चुअली इस पूरी बात का सोल्यूशन छुपा हुआ था। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर, आपको उन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, और जो आपको एनसीईआरटी में या कोई भी एडवांस बुक पढ़ के गए हो, उसमें जिस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है हर एक टॉपिक को, उस फॉर्म में रिस्ट्रक्चर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक स्टेटमेंट आई दैट financial inclusion has empowered India and made it a strong financial power in the global arena। ये एक सेंटेंस दे दिया। अब तुमने ये सेंटेंस देखा और तुम्हें लगा यार ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, बेसिकली क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बता रहा है, या इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंस बता रहा है आपको, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं। इंपॉर्टेंस बता रहा है, रेलेवेंस फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इट फॉर इंडिया, रेलेवेंस ऑफ इट फॉर इंडिया, दैट इज इट। तो मैंने क्या किया, इन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स को मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि व्हाट, व्हाई, इंपॉर्टेंस, जो अभी हमने इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट किया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, चैलेंज, स्टेप्स,
इनमें से कोई एक ऐसे 10-15 पॉइंट्स बनेंगे जिनमें से एक में वो फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे आपसे बोला ब्लू इकोनॉमी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन दी sector of fisheries has increased by 125% in the past 2 years because of a revived blue economy in India. अब बहुत लंबी चौड़ी बात लिख दी, आपको फैक्ट्स भी दे दिए, आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है और मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। आपको बस वो ये पूछना चाह रहा है कि ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बता दो, और कुछ नहीं चाह रहा, या ब्लू इकोनॉमी के एडवांटेजेस बता दो, वन एंड द सेम थिंग इन दिस केस, और कुछ नहीं चाह रहा। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया वो क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में रीस्ट्रक्चर करके, और उसको बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक तक में लेके चला गया कि ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, चैलेंजेस क्या पूछना चाह रहा है वो फिगर आउट कर लेते हैं, फिर बस उसी पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन को फिर भूल जाएंगे। दिस इज योर स्टेप 1, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज जैसे ही आपने ये स्टेप कंप्लीट किया आपका एक्चुअली क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब आपको बस वो लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट। अब आपने समझ आ गया कि मुझे एग्जैक्टली लिखना क्या है, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि उसको लिखने में एक 10वीं क्लास का बच्चा भी अब लिख सकता है। 10वीं क्लास के बच्चे को एक्चुअली वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यहाँ पे वही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्सिफाई करके पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये पूछना क्या चाह रहा है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, समझ आ गया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 है जहां पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। ये तो आइडिएशन का पार्ट हो गया, एसओपी में इसको हम आइडिएशन बोल सकते हैं और इसको हम एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन में ये आपने बहुत जगह देखा भी होता, बहुत सारे लोग बात करते हैं इस बारे में, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में, जो कि एग्जामिनर ने ना तो पूछी होती हैं ना वो चाहता है कि आप लिखो। आपने पूरी हिस्ट्री फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंट्रोडक्शन में चेप दी, आपने पूरी हिस्ट्री ब्लू इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन में चेप दी, वहां पे लिख दिया कि मुगल टाइम से पहले एंशियंट टाइम्स में इंडिया यूज्ड टू बी a leader in blue economy. The Indian Ocean has been named after India's dominance in this part of the world in the oceans that happened at the time of Mughals and even before that. अब ये सब नहीं पूछा भाई आपसे, आपसे बस सीधा सीधा पूछा था ब्लू इकोनॉमी के एडवांटेजेस बता दो हमें कि इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी के क्या फ़ायदे हैं। अब आपने बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिख दी, नॉट रिक्वायर्ड। आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है अपने आंसर्स को। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे एसओपी के थ्रू, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपका एफर्ट भी कम लगेगा, दिमाग भी कम लगेगा। ठीक है ना। और इसी तरह से एक्चुअली जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स बन रहे हैं। टॉपर्स इसलिए टॉपर नहीं है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, वो इसलिए टॉपर हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल बातें लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कुछ दिन पहले आई मेट विद अ पर्सन हु इज एन IRS ऑफिसर, आई थिंक 2013-14 बैच, समथिंग लाइक दैट, और बात हो रही थी सिविल सर्विसेज की, नॉर्मल सी बात है। सो आई वॉज आस्किंग हिम भाई कि कोई एक रीज़न बताओ बिकॉज ऑफ विच यू गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, बिकेम एन IRS रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, एंड ही सेड यार मैं इतना सिंपल लिखता हूँ कि पढ़ने वाले को शायद लगेगा कि मैं 9th क्लास का बच्चा हूँ। मैं अभी भी लिखता हूँ तो मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को लिखता है कि तुम इतना सिंपल लिख देते हो, ऐसा लगता है कोई बच्चा लिख रहा है। And even then he got through with very good marks. Why? Because he knew that skill of, उसको subconsciously आती थी, the skill of simplifying stuff, the skill of writing things in so simple terms, जो कॉम्प्लेक्स पूछा है उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देना, वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया आदत थी जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हो गया। तो अब करना क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कीवर्ड उठा के उसको डिफाइन कर देना है। कीवर्ड था ब्लू इकोनॉमी, हमने बस डिफाइन कर दिया। कीवर्ड था फाइनेंशियल इंक्लूजन या डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंस, हमने उसको डिफाइन कर दिया। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, दैट इज इट। और अगर स्पेस है, लेट्स से 15 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा और लंबा इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो, देन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कीवर्ड, द रेलेवेंस ऑफ द कीवर्ड। व्हाई इज डिजिटाइजेशन ऑफ banking or financial system so important for us? Why is financial inclusion so important for us? Why is blue economy so important for us as a nation? बस ये लिख दिया 2-3 लाइन के अंदर अंदर, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब देखो सरदर्द कितना कम कर दिया तुमने।
तुम्हें पता है जैसे ही क्वेश्चन आया उसका कीवर्ड पकड़ा मैंने और इंट्रोडक्शन में कीवर्ड को डिफाइन कर दिया और उसकी रेलेवेंस बता दी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास तो फैक्ट्स वहाँ पे चिपका दिए, दैट इज इट। अब आते हैं बॉडी में। बॉडी थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा आसान होगा। बॉडी में मैंने लिखा है मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स टू आंसर व्हाट इज आस्क्ड। अब हमने सिंप्लीफाई किया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में लिखा था कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स in agriculture and allied sectors or fisheries have increased by 125% in the past 2 years because of इंडियाज रोल और रिवाइवल ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन इंडिया, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट बनाई थी जो बड़ी कंफ्यूजिंग थी, समझ नहीं आ रहा पूछा क्या है। हमने सिंप्लीफाई किया एडवांटेजेस ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब एडवांटेजेस क्या हैं, आपने एक अपने दिमाग में या पेपर पे एक सर्कुलर फ्लो चार्ट बनाया और ब्लू इकोनॉमी के एडवांटेजेस लिख दिए। ब्लू इकोनॉमी से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है, ब्लू इकोनॉमी से इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिलता है फिशरी सेक्टर में, ब्लू इकोनॉमी से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। किस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं सस्टेनेबल हैं, उनके बेसिस पे ही हम लोग सब कुछ आराम से बना लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी से इंडिया का फुटप्रिंट ऑन द ग्लोबल और डिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्रीज ऑन इंडिया बढ़ जाता है। तो इकोनॉमी के एडवांटेज हो गए, एग्रीकल्चर के एडवांटेज हो गए, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आप निकाल सकते हो। तो आपने एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्रिएट कर ली यहाँ पे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सोशल सोसाइटी या सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब पॉइंट्स के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब पॉइंट्स के ऊपर आराम से, आपको सिलेबस याद है तो आप मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट यहाँ पे आराम से बना लोगे। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आल्सो डिमांड्स, और बॉडी में यही करना होता है। टॉपर्स की कॉपीज देखोगे आपको यही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होती हैं, बट वो ये अच्छे से कर पाते हैं। और अच्छे से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की होती है। उन्होंने ये एसओपी बना के दिमाग में इसको इतनी बार प्रैक्टिस किया होता है कि अब वो एक स्किल बन जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोचोगे हर एक क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिख पाओगे, आपको सोचना कम से कम है, लिखना ज़्यादा से ज़्यादा है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में नॉर्मली अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो पॉइंट्स लिखे तो उनको समराइज कर दो, बहुत आसान है। और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दो फैक्ट्स लिख दो, बहुत आसान है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, गवर्नमेंट स्कीम कोई ना कोई कनेक्टेड होगी, वो लिख दो, बहुत आसान है। गवर्नमेंट स्कीम एक्चुअली इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ कंक्लूजन, बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन मिल जाता है। व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर, दिस इज व्हेन, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करें या डिजिटाइजेशन की हम बात करें, तो साइबर थ्रेट इज अ मेजर थ्रेट टू डिजिटाइजेशन, साइबर थ्रेट इज अ मेजर, और साइबर फ्रॉड्स इज अ मेजर थ्रेट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फ्यूचर की जब हम बात करें तो ये लिख सकते हैं that if India wants to take another further step, then privacy of digital transactions and tackling cyber frauds is the major barrier that we have to cross, that we have to tackle. अब आपने ये लिख दिया, आपने एक फ्यूचर वे फॉरवर्ड दिखा दी। वे फॉरवर्ड जो आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा, उसका मतलब यही है। तो आपने वे फॉरवर्ड दिखा दी, किस तरह से कि आगे क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर इज बेसिकली योर वे फॉरवर्ड। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। होपफुलनेस इज इंपॉर्टेंट, और अगर वो भी समझ नहीं आ रहा है देन जस्ट समराइज द पॉइंट्स, इट इज गुड इनफ। तो ये हमारा बेसिक एसओपी है, बट ये एसओपी इसके बिना इनकम्प्लीट है। अगर ये नहीं करोगे स्टेप 1 तो स्टेप 2 घंटा समझ नहीं आने वाला, फिर बस स्टेप 2 देखते ही रह जाओगे, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस इज आइडिएशन एंड दिस इज एग्जीक्यूशन। जब तक आइडिएशन नहीं सीखोगे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूशन फिर अच्छा नहीं होगा, होगा भी तो उल्टा सीधा होगा, खराब होगा, ठीक है। चलिए मैं सेकंड वाले रीज़न पे भी आना चाहूँगा, बट उससे पहले जो मेरा कोर्स है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का, दैट हैज़ बीन लॉन्च नाउ। मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो anuchindal.in, उसमें कोर्सेज के अंदर यूपीएससी एनसीईआरटी पे जाओगे तो आपको ये पेज दिखेगा, इस पेज पे सारे कोर्स की डिटेल्स हैं। इट्स अ वेरी चीप कोर्स, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का कोर्स है, ओनली 699 700 bucks। वैसे 900 का है, आप ये कोड यूज़ कर सकते हो यूपीएससी 20, जिसके बेसिस पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कोर्स क्यों इतना अच्छा है, मैंने खुद बनाया है, और क्यों मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ दैट इट्स अ गुड कोर्स। नंबर 1, आई हैव मेड श्योर दैट आई पिक अप
ओनली द चैप्टर्स दैट आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट मैंने क्लास 11 से ये चैप्टर्स उठाए हैं जो यहाँ मेंशन्ड है, और क्लास 12 के ये सारे चैप्टर्स उठाए हैं जो यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड अगर देखें तो क्यों मुझे लगता है कि मेरा ये कोर्स अच्छा है। हर एक चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर। मतलब एक लाइन में आंसर देना है, एक पैराग्राफ में आंसर देना है, और फिर एक पूरे पेज में आंसर देना है। मुझे लगता है पर्सनली व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ आंसर राइटिंग इज बिकॉज वो फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं उठाते, और फर्स्ट डे से पूरे पेज का आंसर लिखना मुश्किल भी है। बट फर्स्ट डे से ही एक लाइन का या फिर एक पैराग्राफ का आंसर लिखना पॉसिबल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वो मैंने यहाँ पर सिखाया है। जैसे कि आपको देख सकते हो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड वीडियो जो है दैट इज Q&A इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो नोट्स हैं, नोट्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें वही क्वेश्चंस और उनके सैंपल आंसर्स हैं। तो जब ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मुझे हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस को आंसर करना है, और फिर इन नोट्स के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसे ही हर चैप्टर के नीचे, हर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन एंड आंसर की एक वीडियो मिलेगी, और क्वेश्चंस और उसके सैंपल आंसर्स के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम एनसीईआरटी में डेवलप नहीं करते। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी इस कोर्स में, जो मैंने ध्यान रखा है, वो ये है कि एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ देना, लिख देना, समझा देना इज नॉट अ वाइज मेथड ऑफ टीचिंग। वो एक गलत तरीका है। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को के जिस्ट को समझ के उसको फिर एक्सप्लेन करना, वो ज़्यादा यूजफुल तरीका है, ज़्यादा वायबल तरीका है। और अगर ये एनसीईआरटी कोर्स करते हो तो आपकी एक्चुअली 50% ऑफ योर नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज डन। फिर आपको और 50% ही कवर करना है। 50% ईजिली ये कवर कर देता है। एनसीईआरटी एक्चुअली उतना डेप्थ में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हो। मैंने ट्राई किया है और इंश्योर भी किया है कि मैं 30 आवर्स के वीडियो कंटेंट के थ्रू तुम्हें पूरा इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। अगर दिन में आज एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, खुद पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, 10-12 दिन लगा दोगे। ये कोर्स के थ्रू दिन में टारगेट बनाया, यार मैं दिन में ना 8 घंटे खाली एनसीईआरटी कोर्स करूँगा, जिससे कि मैं अगले 4 दिन में एनसीईआरटी कोर्स ख़त्म कर दूँ। 8 घंटे लगाए, सारी वीडियोस देखी, आराम से बैठ के बस देख रहे हो, समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा पूरा एनसीईआरटी कोर्स ख़त्म हो गया। दैट इज़ द ब्यूटी। बहुत लंबा एनसीईआरटी को चलाना इज़ नॉट वायबल। उसको जितना छोटा रखा जाए उतना अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इम्पैक्टफुल। वो मैंने यहाँ पर इंश्योर किया है। ठीक है ना, तो अगर लेना चाहो तो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। इट्स वेरी चीप, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट, स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग विद देयर प्रेप। अब जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू रिमूव दिस फियर। सेकेंड पॉइंट इज मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट तो था स्किल बेस्ड था, सेकेंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने खुद के आंसर से। वी हैव अ टेंडेंसी टू गेट अटैच टू आवर आंसर्स, दैट इज़ वेयर वी मेस इट अप। जब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो आंसर से इमोशनली, तो आप देख नहीं पाते हो एज अ कैंडिडेट कि मैंने गलत आंसर लिखा है। द वे, एंड दिस इज वेयर द सोल्यूशन लाइज, द वे to change this and to solve this psychological problem is just to remember this golden rule. अगर ये गोल्डन रूल याद कर लिया और ये गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया, nobody can stop you from writing good answers. प्रैक्टिस करोगे, 2-3 महीने में डेवलप करोगे, 6 महीने बाद रियलाइज होगा क्या बढ़िया आंसर लिख रहा हूँ। क्या है ये गोल्डन रूल? पिक आउट मिस्टेक्स इन योर आंसर। आपको उल्टा करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स, अभी खुद से पूछना, आंसर लिखोगे, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम भी क्या कर रहे होगे, जब आंसर लिखा तो देखते हो कितना अच्छा लिखा है, क्या सही लिखा है वो देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी योरसेल्फ एज बीइंग रॉन्ग, यू डोंट वांट टू सी योरसेल्फ एज राइटिंग समथिंग इनकरेक्ट, है ना, नहीं देखना चाहते बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हो। उल्टा करना है। स्टार्ट पिकिंग आउट मिस्टेक्स इन योर आंसर। जैसे ही आंसर लिखा, 3 घंटे का टेस्ट लिखा, 2 घंटे का टेस्ट लिखा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस उठाए और एक एक करके पढ़ना शुरू किया। और एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है
कि मुझे मिस्टेक्स ढूंढनी है मेरे पेपर में। मुझे ये नहीं ढूंढना कि मैंने क्या सही लिखा है, मुझे ये ढूंढना है कि मैंने क्या नहीं लिखा या क्या गलत लिखा है। एज सुन एज यू स्टार्ट पिकिंग आउट मिस्टेक्स इन योर आंसर, आपका डर खत्म हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू कैन सी द बैड पार्ट ऑफ यू इन आंसर राइटिंग एंड यू आर फाइन विद इट। क्योंकि जब 20 आंसर्स में देखोगे तो अपने आप ही यूल बी लाइक हाँ ठीक है यार, इट्स नॉट सो स्केरी, पहले डर डर लग रहा था बट इतना डरावना भी नहीं है, मिस्टेक्स कर रहा हूँ ठीक है, पता लग रही हैं, you will get used to it. So therefore, this is the golden rule. Apply this golden rule. Start picking out, start focusing on the mistakes in your answer rather than the good points in your answer. Good points तो हैं, तुमने पता है, तुमने लिख दिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो भी लिख दोगे। Secondly, nobody is judging you from your answers. Even you should not be judging yourself because nobody cares and nobody is judging you from your answers. और अगर एक गलत आंसर लिखा है या खराब आंसर लिखा है, if you've written a bad answer, that simply means that you will get to a good answer. लिखा तो है ना आंसर, खराब लिखा हो अच्छा लिखा हो, इट डजेंट मैटर। खराब लिखा है मतलब कल सही लिखूंगा या कल अच्छा लिखूंगा, बट नहीं लिखा है तो कल को शायद खराब लिखूंगा जब लिखना शुरू करूंगा। सो अ बैड आंसर मीन्स दैट यू विल गेट टू अ गुड आंसर एंड नो बडी इज जजिंग यू फ्रॉम योर आंसर, सो यू ऑल्सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। और सबसे बेस्ट तरीका है टू नॉट जज योर सेल्फ इज टू स्टार्ट पिकिंग आउट द मिस्टेक्स इन योर आंसर। जैसे ही गलतियां ढूंढने लगोगे ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है आंसर राइटिंग, और इतनी ज़्यादा गलतियां भी शायद मैं नहीं कर रहा हूं तो वो कम होती जा रही हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू रिमूव योर फियर ऑफ आंसर राइटिंग। दोनों को फॉलो करोगे साथ साथ तो बड़े आराम से अगले 2-3 महीने में यू कैन बी अ प्रो इन आंसर राइटिंग। Very simple structure, very simple way, very simple SOP. You just have to apply it, you just have to understand it, understand its importance and execute it. That is all from my side from today's session. I'm very sure जिन लोगों को आंसर राइटिंग से डर लगता है उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। Keep studying hard. All the best. Bye bye. जय हिंद।